Jai Hind students, how are you? You must have been fine today. Today, just I begin a new session, especially for your ancient, medieval, both political and art and culture. Let us discuss first the syllabus of ancient and medieval. Okay? And then after, we have to begin the story of the ancient India. ओके आज से हम लोग इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको हम प्राचीन भारत कहते हैं और उसके बाद मध्यकालीन भारत, इन दोनों सेगमेंट का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये दोनों सेगमेंट आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मॉडर्न से अधिक क्वेश्चन आता है। एग्जाम में बच्चे कहते हैं कि यूपीएससी परीक्षा में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बच्चों में एक भ्रम रहता है कि अधिकांश क्वेश्चन जो है इन दोनों में मॉडर्न इंडिया से आता है। बात तो सही है, इस बात को हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया का जो है कुछ महत्व अधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं। चूंकि मेंस में आप देखेंगे तो मॉडर्न इंडिया को अलग से रखा गया है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर। प्री में भी अभी तक मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस बात को कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास पिछले 10 साल का पेपर है, आपके पास भी होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। जस्ट वी कैन सी ए न्यू ट्रेंड रिसेंटली। 2-4 सालों से हम क्या देख रहे हैं, जैसे इस बार भी देखेंगे, आप 2020 में भी देखेंगे। 2020 में आप देखे होंगे, 2019 में भी हमने देखा था, 2018 में भी हमने देखा था। एक नया ट्रेंड क्या चल रहा है कि मॉडर्न इंडिया तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स में एंशिएंट और मेडिवल से भी अब काफी सवाल पूछे जा रहे हैं। आई हैव सीन मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दी बोथ सेगमेंट, एंशिएंट एंड मेडिवल। तो इस बात को देख करके मुझे लगता है, इट अपीयर्स टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हमें अपनी योजना को ऐसे बनाना है ताकि हम परीक्षा में जा करके हमारे मन में यह एक तरह से रिपेंटेंस ना हो, यार हम एंशिएंट को नहीं पढ़े, हम मेडिवल को नहीं पढ़े, हमने पूरी समय को फोकस किया किस पर, मॉडर्न पर। ऐसा हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं होना चाहिए। हमारा योजना ऐसा होना चाहिए, हमारा प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि इतिहास के 3 सेगमेंट हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, यानी कि ये हुआ एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत, और ये हुआ मेडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत, और ये है मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत, और ये है वर्ल्ड यानी कि विश्व का इतिहास। इन चारों सेगमेंट में से आप देखेंगे कि प्री में जो प्रीलिम्स एग्जाम है यूपीएससी का, चाहे जेपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरएस हो, इन तीनों सेगमेंट में आप देखेंगे कि प्री में केवल एंशिएंट से, मेडिवल से और मॉडर्न से, इतिहास के 3 सेगमेंट से यहां सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। वर्ल्ड का प्रीलिम्स में कोई योगदान नहीं होता है। जो प्री एग्जाम है, प्रीलिम्स है, उसमें वर्ल्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं। जहां तक मेंस की बात है, तो मेंस में देखेंगे
कि एक तो मॉडर्न इंडिया है नंबर 1, एक वर्ल्ड हिस्ट्री है नंबर 2, और तीसरा है आर्ट एंड कल्चर। तीसरा जो है आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है ना, कला एवं संस्कृति। इसको रखा गया किसमें? मेंस में। मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, तीनों को रखा गया है। लेकिन जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें क्या पढ़ना है? उसमें पढ़ना है आपको कि एंशिएंट इंडिया में आर्ट एंड कल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ। जैसे मौर्य कला हो गया, जैसे सैंधव घाटी सभ्यता का कला हो गया, जैसे बुद्धिस्ट आर्ट हो गया, जैन आर्ट हो गया, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, लिटरेचर्स हो गया, फिलोसॉफी, धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारा जो है आपको एंशिएंट इंडिया में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह मेडिवल इंडिया से भी आपको जो कल्चरल पार्ट्स है उसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन इस सेशन में आपके साथ मैं प्लानिंग ऐसा बनाया हूं कि आपको न केवल हम आर्ट एंड कल्चर को बताएंगे, माई प्लानिंग इज नॉट ओनली टू फोकस merely on art and culture, but also give you some information about the political changes, about the economic changes, about the administrative changes, about the different wars, about different rulers, their policies। हम इनके बारे में भी बात करेंगे। यानी हम लोग जब मौर्य पढ़ेंगे, हम लोग मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, ठीक है ना, मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग केवल अशोका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ में उन दोनों ने क्या किया, यानी कल्चर के लिए क्या किया, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा आपका कि जो आपका एंशिएंट है या मेडिवल है, यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। क्योंकि यदि हम केवल कला एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वह छूट जाती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो छूट जाती है, उस समय के जो डिफरेंट वॉर्स है वो छूट जाते हैं, उस समय के डिफरेंट रूलर्स है वो छूट जाते हैं। इससे क्या होता है कि इतिहास का जो प्रिपरेशन है वो आधा हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। मीन्स इंपॉर्टेंट रूलर्स एज वेल एज हिज कल्चरल अचीवमेंट, यानी महत्वपूर्ण शासक कौन है और उसका सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है, ठीक है बच्चों, राइट। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें देखना है कि प्राचीन भारत जो है, एंशिएंट इंडिया है, इसको हम आज से शुरू करेंगे। तो पहले वी शुड नो द मेन सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडिया, बिकॉज आई थिंक कि बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी यू शुड नो योर डेस्टिनेशन, यू शुड नो योर गोल, where you have to go. Without knowing your destination, how can you go anywhere? So before going ahead, you should know your destination. कहा जाता है ना कि यात्रा शुरू करने से पहले हमें जानना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है, हमें कहां जाना है, यानी कि सिलेबस क्या है, हमें किसको पढ़ना है, हमें किसको नहीं पढ़ना है, ये तो पता होना चाहिए। एक जनरल सोच है, थॉट है कि जब हम किसी परीक्षा को देने जाते हैं तो सबसे पहले हम दो चीज देखते हैं। हम देखते हैं कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसमें किन किन चीजों को पढ़ना है, और दूसरा हम देखते हैं कि उस एग्जाम में पहले 10 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। इन दोनों के आधार पर हम प्लानिंग बनाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते, इसका मतलब यह है कि हम सफल होने के लिए जो सही प्रयास होना चाहिए, जो साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, वी आर नॉट फॉलोइंग, है ना।
तो लेट अस सी फर्स्ट द सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडिया. ओके, सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडिया. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया. ठीक है ना. एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत. ठीक है. इसमें मेन चैप्टर्स जो हैं, मेन टॉपिक्स जो हैं, उसमें पहला है द स्टोन एज. द स्टोन एज का मतलब हुआ पाषाण युग, पाषाण काल कहिए या पाषाण युग कहिए. द स्टोन एज. ठीक है. दूसरा है द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स सिंधु घाटी की सभ्यता. सिंधु घाटी की सभ्यता. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसको हम हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता भी इसे हम कहते हैं. दोनों नाम इसका है. दो टॉपिक हो गया. तीसरा टॉपिक होगा द वैदिक सिविलाइजेशन. द वैदिक सिविलाइजेशन. वैदिक सिविलाइजेशन. This is also known as the Aryan civilization. The Aryan civilization. यानी जो तीसरा चैप्टर है उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, और उसका एक और नाम है आर्यन सिविलाइजेशन, आर्यों की सभ्यता. ओके. नंबर 4 चैप्टर होगा द राइज ऑफ महाजनपदाज. द राइज ऑफ मगध डायनेस्टी. मगध डायनेस्टी. ठीक है. राइट. ओके. पांचवा चैप्टर होगा नंबर 5 दी जैनिज्म यानी जैन धर्म एंड बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म. जैन धर्म और बौद्ध धर्म. ओके. नंबर 6 द मौर्यन एम्पायर. द मौर्यन एम्पायर. नंबर 6. नंबर 7 द पोस्ट मौर्यन पीरियड. द पोस्ट मौर्यन पीरियड. ओके. नंबर 8 the Gupta Empire and the Harsh and the dynasty of Harshvardhan. These are the 8 chapters. Okay. In addition to 8 chapters, let us see some other chapters also. Number 9. The age of
फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का काल, सामंतवाद का काल, द एज ऑफ फ्यूडलिज्म, और द राजपूत एज, द राजपूत एज। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, द संगम एज, द संगम एज ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। ओके, एंड नंबर 11, द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ, द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, like Pallava, like Rashtrakuta, like Chalukya, and like Cholas. Okay, so these are the main chapters of ancient India which we have to go through gradually. Okay, यही सारा जो है आपका टॉपिक्स हैं जिसको हमको एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत पढ़ना होगा। इट्स ओके। नाउ यू मे कंसल्ट सम बुक्स एट योर होम इन एडिशन टू दिस क्लास, बिकॉज आई ऑलवेज सजेस्ट some books for you so that you could also study at your home as a support, okay? कुछ क्लास के साथ यदि आप पढ़ना चाहें तो आप एनसीईआरटी बुक्स को अपने घर पर पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए सपोर्टिव होगा। कारण मेरा मानना है कि क्लास के साथ ही साथ यदि बच्चा घर पर कुछ चीजों को पढ़ लेता है तो उससे क्या होता है कि उसका सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है और चीजें अधिक क्लियर होती है। ओके, सो दिस बुक्स यू कैन स्टडी एट योर होम एंड दैट इज द एंशिएंट इंडिया written by R.S. Sharma, class 11th. This is old NCERT. This book is old NCERT. ये क्लास 11th की NCERT है, ओल्ड NCERT है। इस समय ये नहीं चल रही है, इस समय न्यू एनसीईआरटी आ गई है। लेकिन दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किताब बहुत ही बढ़िया किताब है ना। इसके माध्यम से स्टोरी आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास में डिस्कशन के साथ ही साथ यू मस्ट ट्राई टू गो थ्रू दिस बुक एट योर होम। ओके, नाउ लेट अस बिगिन द फर्स्ट चैप्टर, द स्टोन एज। ओके, but before focusing on the Stone Age, we should know what is history. What is history? इतिहास क्या है? And how? And why? It needs to be studied. यानी कि प्राचीन भारत में पहला टॉपिक को शुरू करने से पहले यह जरूरी है जानना कि व्हाट इज हिस्ट्री एंड हाउ एंड व्हाई इट नीड्स टू बी स्टडीड। इसे कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। नंबर 2,
The main sources of study, the main sources of study of history, यानी इतिहास पढ़ने का साधन क्या है मेरे पास? द मेन सोर्सेज, आपके पास सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कैसे पढ़ते हैं इतिहास? भाई सीधी सी बात है कि हम लोग मान लो कि इंडिया में किस तरह से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फ्रीडम स्ट्रगल चला, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मेडिवल एज में अकबर के बारे में पढ़ते हैं, औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया में अशोक के बारे में पढ़ते हैं। इट मीन्स वी मस्ट हैव सम सोर्सेज टू गो थ्रू। विदाउट सोर्सेज हाउ कैन यू से यू नो दिस? यू शुड हैव सम सोर्सेज टू गो थ्रू। आपके पास बिना सोर्स के ये ज्ञान कहां से आएंगे, सूचनाएं कहां से आएगी? Means you should have some sources to give you all these information. Okay? तो यही सवाल है, the main sources of the study of history. इतिहास के अध्ययन करने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है? Means we have three questions. What is history? Number one. Number two, how and why it should be studied. कैसे और क्यों इसे पढ़ना चाहिए? और नंबर थ्री, इतिहास हिस्ट्री पढ़ने का हमारे पास सोर्स क्या है, रिसोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है? लेट अस सी। हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड, हिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ the events of the past, events of the past, events of the past, 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 यानी भूतकाल में, पास्ट में जो घटनाएं समाज के अंदर घटित हुई है, उसके कलेक्शन को, उसके संग्रह को हम इतिहास कहते हैं। मीन्स हिस्ट्री इज सपोज टू बी ए नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट, ए नरेशन ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट, यानी कि इतिहास बीते कालों में, बीते वर्षों में घटित होने वाली घटनाओं का उल्लेख है, नरेशन है। ओके? लेकिन यहां ध्यान रखना है कि हिस्ट्री इज नॉट मियरली ए कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स। नो, द इवेंट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी सिग्निफिकेंट, इट शुड बी डिसाइसिव, it should be important, it should have some social, economic, political, religious, cultural significance. Without relevance, without significance, we cannot take any event as a kind of history. बिना किसी घटना के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व हुए हम उसे इतिहास के रूप में संग्रह नहीं करते। यानी जो भी घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं वह घटना रेलिवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल क्या होना चाहिए? सिग्निफिकेंस होना चाहिए, उसका एक महत्व होना चाहिए। तो ऐसे वृतांत को ही हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात कि इतिहास को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? Why should
वी लर्न हिस्ट्री? हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? वेरी सिंपल। इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, इज अ मिरर. इट्स अ काइंड ऑफ मिरर. हिस्ट्री इज अ मिरर टू लुक at the past, okay, at the past, live in the present and think about the future. इतिहास क्या है? इट्स अ मिरर, ये दर्पण है, टू लुक एट द पास्ट. बीते वर्षों में क्या हुआ? टू लुक एट द पास्ट, टू लिव इन द प्रेजेंट, उसको देख करके वर्तमान में रहना, यानी अपनी गलतियों को नहीं करना, जो पहले गलतियां हुई है उसको भुला देना. एंड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को सेव करना, यानी अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने का प्रयास करना. सो वी कैन नॉट निगेट हिस्ट्री. हिस्ट्री इज बेसिकली योर शैडो, आपका छाया है. यू कैन नॉट आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम योर शैडो. लाइकवाइज यू कैन आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द हिस्ट्री. जिस तरह से छाया को आप अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह से इतिहास को अपने शरीर से, अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते. आप चाहें अथवा ना चाहें, वह आपके साथ ही रहेगा. और आपके बाद आपने क्या किया, व्हाट यू डन, व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, इसका भी कलेक्शन, इसका भी नॉलेज इतिहास के द्वारा ही आता है. सो हिस्ट्री इज essential discipline for all society to know about the past, to live in the present, and to shape your future in a better way. To shape your future in a better way. अपने भविष्य को संवारने के लिए आपको इतिहास देखना ही पड़ता है. It's okay. Next question is, what is the main sources to study history? इतिहास पढ़ने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं? कोई हिस्टोरियन हो, या कोई स्कॉलर्स हो, या कोई स्टूडेंट्स हो, कोई टीचर्स हो, वह हिस्ट्री का अध्ययन कैसे करता है, हिस्ट्री का स्टडी कैसे करता है? लेट अस सी. आप देखोगे कि the study of history is based on two sources. It is based on the two sources. यानी इतिहास का जो स्टडी है, उसका अध्ययन जो है, वो दो स्रोतों पर आधारित होता है. उसका दो सोर्सेज होते हैं. वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एंड सेकेंड इज लिटरेरी सोर्सेज. हमारे पास तीसरा कोई सोर्स नहीं होता है. We have no third source. Only you have two sources to throw light on the historical developments. One is archaeological and second is literary sources. Let us know what is archaeological sources. ये archaeological sources क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत कहते हैं. हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी ऐसा स्रोत जो इस धरती में दबा हो,
धरती पर पड़ा हो, ठीक है। यानी जो क्वाइन है, इंस्क्रिप्शन है, जो बिल्डिंग्स है, ये सारे के सारे आते हैं किस में? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, implements, buildings, पेंटिंग्स, ये सारे जो है आते हैं किसमें? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मान लो कोई सभ्यता है, कोई सिविलाइजेशन है, एंड इट केम टू एंड, यह सिविलाइजेशन समाप्त हो गया। अब समाप्त होने के बाद जब बहुत दिन के बाद इसका उत्खनन हुआ, यहां पर खुदाई की गई, तो वहां से हमें क्या मिला? वहां से हमें क्वाइंस मिला, वहां से क्या मिला? इंस्क्रिप्शन मिला, वहां से क्या मिला? औजार, इंप्लीमेंट्स मिला, वहां से बिल्डिंग्स मिला, वहां से पेंटिंग मिला। तो हमने कह दिया कि यहां कोई सभ्यता रहा होगा। बिफोर दिस पीरियड देयर मस्ट हैव बीन सम सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लेस। माय डियर, दिस इज द वे वी ब्रॉट इनटू लाइट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरह से हमने सैंधो सभ्यता को प्रकाश में लाया। जब वहां खुदाई किया गया, इसके पहले किसी को पता नहीं था। बिफोर 1921 it was not well known that a great civilization is hidden in Punjab and Sindh region of Pakistan today। 1921-22 से पहले किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में दुनिया के प्राचीनतम सभ्यता में से एक सैंधो सभ्यता जो है वहां पर पड़ी हुई है, वहां छिपी हुई है। लेकिन जब खुदाई हुआ, उसके माध्यम से वी केम टू नो, हमें पता चला कि अरे यहां तो दुनिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक सैंधो सभ्यता यहां पर छिपा हुआ है। देन ओनली वी कुड नो अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब तक खुदाई नहीं होता है तो पता नहीं चलता है कि यहां पर क्या है। और खुदाई के द्वारा वॉट एवर यू गेट बाई एक्सकेवेशन, खुदाई के द्वारा जो कुछ आपको मिलता है, दैट इज व्हाट? दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। उसको कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। वह क्वाइंस हो सकता है, सिक्का हो सकता है, वह इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, अभिलेख हो सकता है, वह इंप्लीमेंट्स उपकरण हो सकता है, औजार, बिल्डिंग्स भवन हो सकता है, पेंटिंग चित्रकला हो सकता है। तो दीज आर व्हाट? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इनको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। अब आइए लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब हुआ लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, दैट इज रिटन डॉक्यूमेंट, है ना। यानी जो साक्ष्य, जो सूचना लिखित रूप में हमारे पास आया, वी गॉट इट एज ए रिटन डॉक्यूमेंट, जिसे हमने लिखित रूप में पाया, दैट बिकेम लिटरेरी सोर्सेज। उसे कहते हैं लिखित स्रोत कहते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 नेटिव सोर्सेज, नेटिव सोर्सेज, एंड सेकेंड इज फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज। जो लिटरेरी सोर्सेज है उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक है नेटिव सोर्सेज
और दूसरा है फॉरेन सोर्सेज। नेटिव का मतलब हुआ देसी, यानी ऐसे साहित्य, ऐसे लैंग्वेज लिटरेचर्स जो भारत में लिखे गए, जो भारतीय विद्वानों के द्वारा लिखे गए, दैट इज नेटिव सोर्सेज। एंड दोज लिटरेचर्स रिटन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स, राइटर, स्कॉलर अबाउट इंडिया, दैट बिकेम फॉरेन सोर्सेज। और ऐसे लिखित साहित्य जिनको किसी विदेशी यात्री ने लिखा, जिसको किसी विदेशी स्कॉलर ने लिखा, विदेशी राइटर्स ने लिखा, उसको हम कहते हैं फॉरेन सोर्सेज। जैसे एग्जांपल लो, जिसे देखोगे कि वेन सांग है, वेन सांग है, ही वॉज ए चाइनीज ट्रेवलर, वह एक चाइनीज यात्री था। वेन सांग जो है वह एक चीन का यात्री था, ही वॉज ए चाइनीज ट्रेवलर, और भारत में हर्षवर्धन के समय में आया था। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन इन 7th century AD, 7th century AD में आया था ये, जब उत्तरी भारत में हर्षवर्धन एक महान हिंदू शासक वॉज रूलिंग, उस समय आया था। वेन सांग वो चाइना का यात्री था, बुद्धिज्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। अब यहां से लौटने के बाद whatever he recorded all his experience in India, that became a good source to throw light on Indian political system, economy, culture, religion of 8th century of India। अब हर्षवर्धन ने भारत में यात्रा के दौरान जिन चीजों को देखा, अनुभव किया, उसको लिख दिया, और बाद में उसका जो बुक है, उसका जो ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस है, वो हमें 8th सेंचुरी के भारत में किस तरह के राजनीति था, इकोनॉमी क्या था, सोसाइटी क्या था, उसके बारे में इस किताब से हमें क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, सूचना मिलता है। तो दिस इज नेटिव, दिस इज फॉरेन सोर्सेज। तो ये क्या है, ये विदेशी स्रोत है। दूसरी ओर आप देखेंगे नेटिव सोर्स। नेटिव सोर्स को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। नेटिव सोर्स को भी हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज रिलीजियस, वन इज रिलीजियस, धार्मिक हो गया, एंड सेकेंड इज सेकुलर, और दूसरा सेकुलर हो गया। यानी जो देशी स्रोत है उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक हो गया धार्मिक, रिलीजियस हो गया, और दूसरा हो गया सेकुलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष हो गया। तो धार्मिक में यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनों का साहित्य, ब्राह्मी लिटरेचर्स, ऑल दीज आर रिलीजियस बुक्स, रामायण, महाभारत, पुराण एटसेट्रा। जबकि अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, चाणक्य, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सेकुलर लिटरेचर। जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, वह एक सेकुलर लिटरेचर है। वह क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है ना। तो इस तरह से हम जो है प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का, मेडिवल इंडिया का अध्ययन करते हैं। इन ब्रीफ, विदाउट ऑल दीज सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज, you cannot study about all those events which took place in ancient and medieval India। बिना इनके हमारे पास कोई आधार नहीं है कि हम प्राचीन काल में, एंशिएंट इंडिया में या मेडिवल इंडिया में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह का चेंजेस हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट अस सी।
on the basis of archaeological and literary sources, history has been classified into three category on the basis of sources, that is archaeological and literary sources. Okay, the first phase is known as prehistoric age. This is the first phase of the historical development. Second phase is known as protohistoric phase. And third is known as historical phase. यानी बच्चों, जो पुरातात्विक स्रोत है और जो लिखित स्रोत है, दोनों के आधार पर विद्वानों ने इतिहास को, भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। पहला कह दिया ये प्रीहिस्टोरिक एज है, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है प्रोटोहिस्टोरिक एज, इसको हम आद्य इतिहास काल कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा है हिस्टोरिकल एज, इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक। आपसे कोई पूछता है कि हिस्ट्री का तीन भागों में जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसका बेस क्या है, व्हाट इज द पैरामीटर, व्हाट इज द मेथड, तो आप कहोगे कि इट हैज बीन क्लासिफाइड ओनली एंड ओनली on the basis of what? The archaeological and literary sources, as well as the changes in the life of people, like economic change, like political change, like cultural change, like religious change, like social change. यानी कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है पढ़ने के लिए, तो उसका एक ही आधार है, स्रोत, लिखित और पुरातात्विक, तथा तीनों फेज में, तीनों काल में, समाज में, संस्कृति में, धर्म में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव, जो बदलाव होता है। अब यहां हम देखते हैं कि इसके कंपैरिजन में यहां अधिक बदलाव होता है, मोर चेंजेस। इसके कंपैरिजन में यहां पर अधिक चेंज होता है, इसके कंपैरिजन में आगे और अधिक चेंज होगा। तो उस आधार पर हम कहते हैं कि नहीं, सभ्यता में लगातार विकास हो रहा है, सिविलाइजेशन लगातार आगे बढ़ रही है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था, पहले हम पैदल चलते थे, फिर हमने साइकिल का व्यवस्था किया,
फिर गाड़ी आई, फिर हम प्लेन की व्यवस्था किए, है ना। तो यानी कि सिविलाइजेशन लगातार आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब आइए, व्हाट इज प्री हिस्टोरिक एज, यानी कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक एज, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। एंड व्हाट इज हिस्टोरिकल फेज, और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। इन तीनों को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट अस सी फर्स्ट, जो प्री हिस्टोरिक एज है, जो प्री हिस्टोरिक एज है यानी जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका आशय है, इसका अर्थ है एक ऐसे काल से, एक ऐसे एज से, एक ऐसे टाइम से जब हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है। इसके बारे में हम और हमारे पास कोई भी रिटन सोर्सेज हमारे पास नहीं है। दिस फेज इंडिकेट्स अबाउट सच ए फेज फॉर विच वी हैव ओनली द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू नो अबाउट देम। We have no any written materials, no any written documents, no any written evidences. Only we have archaeological sources to know about the people of this age. उनका लाइफ क्या था, वो करते क्या थे, खाते क्या थे, रहते क्या थे, इन सब के बारे में सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ओनली सोर्स इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यानी इस एज में, इस प्रीहिस्टोरिक एज में हम उन घटनाओं को रखते हैं जब मैन वॉज नॉट नोइंग हाउ टू राइट, जब व्यक्ति को पता नहीं था, मानव को पता नहीं था कि लिखा कैसे जाता है। दे वर नॉट नोइंग द आर्ट ऑफ राइटिंग, एंड सो द ओनली सोर्सेज left by them is their archaeological sources like implements, bones, okay, buildings, paintings, etc. इनके द्वारा ही हम उनके बारे में जानते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह स्टेज है जिसके बारे में जानकारी हमें केवल पुरातात्विक स्रोत से होता है। इस काल का हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, क्योंकि इस काल के मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसलिए हम इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ध्यान देना, ठीक है ना। यानी इस काल के लिए हमारे पास क्या है, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारे पास है। इस काल के लिए हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। ओनली वी हैव आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ध्यान देना बच्चों, इस काल में हम रखते हैं किसको, इस काल में हम रखते हैं, इस काल में हम रखते हैं स्टोन एज को रखते हैं। इस काल में हम रखते हैं स्टोन एज को, यानी जो स्टोन एज है, जो स्टोन एज है, इसको हम रखते हैं कहां पर, प्री हिस्टोरिक एज में रखते हैं। स्टोन एज का मतलब हुआ पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, एंड नियोलिथिक, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इन तीनों को हम रखते हैं कहां पर, स्टोन एज में रखते हैं। ध्यान देना, पेरियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक।
इन तीनों को मिला करके बनता है क्या? द स्टोन एज बनता है। एंड द होल स्टोन एज कम्स विद इन द टाइम ऑफ व्हाट? प्री हिस्टोरिक एज, फॉर विच वी हैव ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड वी डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स टू थ्रो लाइट ऑन देम। उनके ऊपर प्रकाश डालने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लेट अस कम टू द सेकेंड स्टेज, दैट इज प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसको हिंदी में कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। समझिए बातों को, इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक एज? व्हाट इज प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वी हैव बोथ सोर्सेज, that is written records, that is the literary sources, and second is that is archaeological sources। हमारे पास दोनों है, but unfortunately still today we have failed to know about the writings of this period. Still today, despite many efforts made by different scholars to know the script of Indus Valley civilization, but none of them got success in clearly understanding the syllables of, the sounds of, the message of the script of Indus Valley civilization। बच्चों, जो आदि ऐतिहासिक काल है, I said प्रोटो हिस्टोरिक एज, उसके लिए हमारे पास दोनों स्रोत मौजूद है। हमारे पास लिखित भी है और पुरातात्विक भी है, लेकिन आज तक इतना प्रयास के बावजूद, सोचो बहुत प्रयास हुआ, कोई भी स्कॉलर्स, विद्वान या आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व शास्त्री इस काल की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसमें उसको पढ़ने में सफलता उसको प्राप्त नहीं हुई। कई बार प्रयास हुआ कि सिंधु घाटी की लिपि को हमने पढ़ लिया, कई लोगों ने दावा भी किया कि हमने पढ़ लिया, नहीं, अभी तक किसी भी विद्वान का दावा सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि आज तक कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किया। स्टिल टुडे इट वॉज नॉट रेड बाय एनी स्कॉलर्स, ठीक है। और यही कारण है बच्चों कि हमारे पास सैंधो सभ्यता यानी प्रोटो हिस्टोरिकल फेज के लिए भी एक ही स्रोत हमारे पास मौजूद है, एंड दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फिर हमारे पास वही स्रोत बचा, क्योंकि हमारे पास रिटर्न सोर्स तो है, लेकिन चूंकि हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस काल के इतिहास लिखने के लिए हमारे पास एकमात्र स्रोत जो है वो है द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। ध्यान देना, ठीक है। इस काल में देखोगे आप कि दो हिस्टोरिकल इवेंट को रखते हैं। एक को रखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखते हैं, और दूसरा है वैदिक सिविलाइजेशन, और दूसरा है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन, ध्यान देना, ठीक है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक काल में
दो सभ्यताओं का विकास हुआ। इन प्रोटो हिस्टोरिक एज two civilization came to be developed during proto-historic age. One is Indus Valley civilization and the other is Vedic civilization. ध्यान देना, इसको लिखते हैं हम। Proto-historic age. Historic age. That is number one, Indus Valley civilization. And number two is the Vedic civilization. The Vedic civilization. The Vedic civilization. इन दोनों को हम इसमें रखते हैं, किसमें? प्रोटो हिस्टोरिक एज में रखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास दोनों चीज है, आर्कियोलॉजिकल भी है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी है, और दूसरा हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी है। लिटरेरी सोर्स भी है, लाइक द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली दोनों हमारे पास है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, अनफॉर्चुनेटली, कि आज तक हम लोग सिंधु घाटी की जो लिपि है, जो सिंधु घाटी की लिपि है, स्क्रिप्ट है, उसको प्रयास करने के बावजूद भी आज तक हम इसे नहीं पढ़ पाए। यानी इस लिपि में सिलेबल क्या है, अक्षर क्या है, इसमें साउंड क्या है, इसमें मैसेज क्या है, इन सबको आज तक हम नहीं समझ पाए। और सीधी सी बात है कि यदि आपके पास लिपि है, सपोज यू हैव ए स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और स्टिल टुडे यू आर अनेबल टू रीड इट आउट, देन हाउ कैन यू यूज इट इन द स्टडी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? आपके पास लिपि है, लेकिन यदि आपने लिपि को पढ़ा नहीं, उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली, तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता के स्टडी के लिए आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि स्टिल टुडे द ओनली सोर्स यू हैव टू नो अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, नॉट लिटरेरी सोर्सेज। ओके, नंबर वन। नंबर टू, वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक सिविलाइजेशन है, इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ओरल ट्रेडिशन। ये ओरल ट्रेडिशन पर आधारित था। इट वॉज बेस्ड ऑन द ओरल ट्रेडिशन, जिसको कहते हैं मौखिक परंपरा पर आधारित था। मौखिक परंपरा, यानी आर्यंस वे नॉट नोइंग हाउ टू राइट डाउन। जो आर्य थे उनको भी पता नहीं था कि कैसे लिखा जाता है। आप पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन द बिगिनिंग आर्यंस वेयर नोमैडिक पीपल, दे वेयर सेमी सिविलाइज्ड, नॉट सिविलाइज्ड, दे वेयर नोमैडिक। आर्यंस वेयर नोमैडिक पीपल, सेमी सिविलाइज्ड, पूरी तरह से सिविलाइज्ड नहीं थे। एंड दैट इज वाई दे वेर ऑल्सो नॉट नोइंग हाउ टू राइट डाउन। सो
in this period also, despite having written records, in this period also, history has been written only on the basis of the archaeological sources, because the sources of literature were not used by the historian in writing history of this period. इस काल में भी देखेंगे आप कि जो इतिहास लिखा गया वह केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया, उसमें लिखित स्रोतों का कहीं से भी आप प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्री हिस्टोरिक एज है और जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। दोनों में बेसिक अंतर है कि जो प्री हिस्टोरिक एज है, जो प्री हिस्टोरिक एज है वहां पर केवल क्या था, केवल था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यहां पर रिटन सोर्सेज नहीं था, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। यहां पर रिटन रिकॉर्ड्स या रिटन सोर्सेज नहीं था, रिटन सोर्सेज नहीं था। लेकिन जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है, प्रोटो हिस्टोरिक एज है, यहां पर दोनों स्रोत है, दोनों सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल भी है, आर्कियोलॉजिकल भी है और रिटन भी है, रिटन भी है। लेकिन रिटन सोर्स को हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन रिटन सोर्स को हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इस काल का, इस फेज का, इस टाइम का हिस्ट्री भी हमने किस तरह पर लिखा, हमने हिस्ट्री लिखा इसके काल पर, इसके आधार पर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर लिखा, क्योंकि उसमें रिटन रिकॉर्ड्स का हमने कोई भी यूज नहीं किया। ठीक है, लास्ट, द हिस्टोरिकल पीरियड, द हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, द हिस्टोरिकल पीरियड, द हिस्टोरिकल पीरियड यानी कि इसके लिए हम कहते हैं कि उस काल को, उस फेज को, उस पीरियड को हम हिस्टोरिकल एज कहते हैं, जिसका स्टडी हम दोनों आधारों पर करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज and the literary sources, and the literary sources। ठीक, यानी इतिहास का वह फेज, हिस्ट्री का वह काल जिसका हम स्टडी, अध्ययन दोनों आधारों पर करते हैं, पुरातात्विक और लिखित, उस फेज को हम कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, क्योंकि हम दोनों के उपयोग को हम उसके इतिहास लेखन में करते हैं। राइट, तो आप देखोगे कि ऑल इवेंट्स आफ्टर द 5th century BC, the 5th century BC comes in the category of historical period, comes in the category of historical period। यानी वे सारे घटनाएं जो 5th century BC के बाद या 5th century BC से शुरू होते हैं, उन सभी को हम रखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं। ध्यान रखना, जैसे इसमें क्या होगा, राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ महाजनपदाज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारा के सारा आ जाएगा किसमें, हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, ओके, इनटू 3 phases। ठीक है, नाउ let us take the first phase, that is the prehistoric age, the prehistoric age।
ठीक है, अब हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, द स्टोन एज को लेते हैं। द स्टोन एज को लेते हैं, राइट, यानी पाषाण काल। इसको हम कहते हैं पाषाण काल कहिए या प्रस्तर काल कहिए, दोनों एक ही नाम है, प्रस्तर या पाषाण काल, बोथ आर द सेम नेम। ओके, नाउ the stone age, number 1 point, comes in the category of the prehistoric age। जो पाषाण काल है वह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, यानी इसका डेवलपमेंट तब हुआ जब इतिहास का कौन सा टाइम था, प्री हिस्टोरिक एज था, ध्यान देना। सेकेंड, द स्टोन एज हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 different ages। पाषाण काल को विद्वानों ने 3 भागों में बांट दिया है, 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 different phases, 3 different ages, okay, by the historians। Number 1, first age was known as Paleolithic age। लिथिक एज, लिथिक एज। सेकेंड एज इज नॉन एज मेसोलिथिक एज, एंड थर्ड इज नॉन एज नियोलिथिक एज। यानी ये हुआ नवपाषाण काल, हो गया। इसको कहते हैं मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल, ठीक है, और इसको कहते हैं पैलियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया, फर्स्ट एज हो गया, दूसरा हो गया मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और तीसरा सबसे करंट जो हो गया वो हो गया नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। ठीक है ना, इसको इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब हियर वी हैव ए बेसिक क्वेश्चन, यहां पर एक बेसिक क्वेश्चन है, हाउ डिड हिस्टोरियन डिवाइड द स्टोन एज इनटू 3 डिफरेंट फेजेज। यानी इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 अलग अलग कालों में कैसे बांट दिया? क्या अपने मन से बांट दिया कि चलो इसको बांट देते हैं? ऐसा नहीं। It was not based on the intention of any historian. No. It was based on a scientific method, a scientific changes, relevant changes in all the 3 periods. ऐसा नहीं है कि हिस्टोरियंस अपने मन से इन तीनों को 3 भागों में बांट दिया, नहीं। इसके पीछे एक रेलिवेंट मेथड्स है, और वो क्या है? दिस इज नॉन एज नंबर 1 द नेचर ऑफ implements, number 2 the changes in the climate, number 3
the changes in the occupation. This is the method. बच्चों आप देखोगे कि स्टोन एज को 3 अलग अलग भागों में बांटना इतिहासकारों का, उनके मन का कोई इंटेंशन नहीं था. It was classified on the basis of a relevant changes, some scientific method, some deep study. जैसे देखो, हमने 3 यहां पर दिया है चेंज. पहला क्या है? पहला है कि नेचर ऑफ द इंप्लीमेंट्स. इंप्लीमेंट्स का मतलब होता है उपकरण. उपकरण होता है, उपकरण कहिए या औजार कहिए या इसे औजार कहिए. सबसे पहला जो मेथड है औजार, द नेचर ऑफ इंप्लीमेंट्स. यानी विद्वानों ने देखा, हिस्टोरियंस देखते हैं कि तीनों फेज में मनुष्य किस तरह के औजार बनाता था. तीनों फेज में मनुष्य का किस तरह का औजार होता था. आप देखोगे, मान लो पहले हमारे पास क्या था? डंडा था. बाद में हमारे पास राइफल आया. इसके बाद फिर क्या आ गया? AK-47 आ गया. औजार देखोगे हमारे पास पहले क्या था? हल और बैल. बाद में ट्रैक्टर आ गया. इसका मतलब कि हमारा जो औजार है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है. तो हिस्टोरियंस नोटिस करते हैं कि यहां जो मानव था, ह्यूमन बीइंग था, उसका जो औजार था, इंप्लीमेंट्स था, कुछ अलग था. जब यहां आता है उसका इंप्लीमेंट्स थोड़ा और बेटर हो जाता है. जब यहां आता है तो उसका औजार और बेटर हो जाता है. इट मीन्स बाय स्टडिंग द नेचर ऑफ द इंप्लीमेंट्स यूज्ड बाय देम, historians came to the conclusion that some changes is taking place. इन तीनों फेजों के औजारों को लेकर के, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ. इन तीनों का अध्ययन किया कि पहला औजार जो है इसका है, वो कैसा था. दूसरा औजार इसका है, वो कैसा था. और तीसरा औजार इसका है, वो कैसा था. और तीनों को देखने के बाद डिसाइड किया कि जो तीसरा औजार है वो दूसरे से बेहतर है. एंड सेकेंड इज बेटर देन फर्स्ट. इट वॉज द फर्स्ट मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टोन एज इनटू 3 कैटेगरीज. ये पहला मेथड था. दूसरा देखो क्या था. दूसरा मैंने कहा चेंजेस इन द क्लाइमेट. चेंजेस इन द क्लाइमेट यानी तीनों कालों में देखा गया. ये एक काल हो गया, पेलियोलिथिक हो गया, ये मेसोलिथिक हो गया और ये नियोलिथिक हो गया. तीनों कालों में जो क्लाइमेट था वह भी बदला. उसके अंदर भी चेंजेस आया. कैसे? मैं बताता हूं. जो ये फेज है पूरा पाषाण काल, दैट इज पेलियोलिथिक एज. इस एज में देयर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. एक्सट्रीमली कोल्ड, नॉट बियरेबल, जो सहा नहीं जा सकता था. द होल फेज ऑफ दिस पीरियड पास थ्रू द आइस एज. यानी इस काल में जो वेदर था, जो क्लाइमेट था, वह पूरी तरह से एक्सट्रीम कोल्ड था. एक्सट्रीम कोल्ड था. बहुत अधिक ठंडी थी, अत्यधिक ठंडी. क्योंकि जो पूरा पाषाण काल था उस समय जो क्लाइमेट था उसको हम कहते हैं आइस एज कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? आइस एज. आइस एज कहते हैं. आइस एज. आइस का मतलब होता है बर्फ. यानी इस समय में बर्फ जमा हुआ था, बर्फ का जमाव था, एक्सट्रीम कोल्ड था. एंड दैट इज व्हाई it was not physically possible
for the human being to go out for work, because in this period the first formidable task before them was how to ensure their safety from such a extreme cold weather. इस काल में मानव के पास यह सबसे बड़ा चिंता था कि हम अपने जान को कैसे बचाएं। वो बाहर नहीं जा सकते थे, इतना कोल्ड था कि उनको गुफाओं में रहना पड़ता था, चट्टान के दर्रों में रहना पड़ता था अपने को बचाने के लिए। अब देखो ये पहला फेज हो गया। अब देखो इसके बाद आगे क्या होता है। जब मनुष्य यहां आता है, जब मनुष्य यहां आता है, मीन्स व्हेन द मैन एंटर इन द टाइम ऑफ मेसोलिथिक, जब मध्य पाषाण काल में जाता है, तो फिर क्या हुआ। इसमें क्या होता है कि क्लाइमेट बिकेम लिटिल ड्राई, लिटिल ड्राई। क्लाइमेट जो है वह थोड़ा सा ड्राई होने लगता है, एंड वार्म, और थोड़ा सा गर्मी भी आने लगती है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इन कंपेरिजन टू पेलियोलिथिक, इन मेसोलिथिक the human being experienced some kind of dry and warm weather, warm climate that was bearable to some extent, जिसको थोड़ा सहा जा सकता था। यानी कि पहला जो फेज था उसमें अत्यधिक बर्फ, एक्सट्रीम कोल्ड था, निकलना मुश्किल था। लेकिन मेसोलिथिक में क्या हुआ कि जो वेदर है, क्लाइमेट है, that became little warm and dry, थोड़ा सा अब वह क्या होने लगा, गर्म होने लगा। इसका मतलब कि काम बेहतर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है। अब देखो जब हम यहां आते हैं, जब यहां से मानव यहां आता है, वंस द ह्यूमन बीइंग एंटर इन द फेज ऑफ नियोलिथिक एज, जब नवपाषाण काल में मानव प्रवेश करता है, तो वहां पर क्लाइमेट बिकेम एक्सट्रीमली कंड्यूसिव। यहां पर क्लाइमेट क्या हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। यानी कि यहां आते आते जो क्लाइमेट है that became favorable, that became favorable, that became supportive for the human life, for the human life। तो दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड हुआ कि चेंजेस इन द नेचर ऑफ क्लाइमेट, that became the second method for scholars to divide the phase into 3 categories। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या देखेंगे, तीसरा में देखेंगे, हम थर्ड में देखेंगे कि हम थर्ड में देखेंगे कि इन दिस पीरियड, इन पूरा पाषाण काल में क्या देखते हैं कि मैन वॉज इंडल्ज्ड इन हंटिंग, फिशिंग एटसेट्रा। इस काल में मानव क्या करता था, शिकार करता था, आखेट करता था। दे वेर जस्ट हंटिंग द वाइल्ड एनिमल, फिशिंग, मछली पकड़ता था। Means in this time man was not knowing how to make food, भोजन कैसे बनाना है उसके पास ज्ञान नहीं था। They were just wanderer, nomadic, semi-civilized,
not knowing how to live, how to make food, indulged in killing the wild animals, fishing, and just gathering the foods for their livelihood. जंगलों से खाद्यान्न इकट्ठा करते थे. फूड गैदरर they were. फूड गैदरर they were, not फूड मेकर. अंतर आ रहा है. जब यहां आता है, मेसोलिथिक में आता है, once he entered in the time of Mesolithic, then he started domestication. Domestication अब क्या करता है? पशुपालन करता है, डोमेस्टिकेशन करना शुरू करता है. Means some changes came. In comparison to this phase, man just noticed some changes. इस काल में हमने एक नया चीज देखा. And once man enter in Neolithic, जब यहां आता है, then he started agriculture. He started agriculture. यहां आता है तो क्या करता है? खेती करता है. Means we can easily experience the some changes taking place in each stage of the human civilization. In the beginning, he was a killer. In the second stage, he became domesticator. In the third stage, he became cultivator. So you can say it was not merely a fancy of historian to classify a Stone Age into 3 categories. Rather, it was based on some scientific approach which I have told you. Okay, ठीक है ना? Now, let us see first in details. Right? The Stone Age. The Stone Age. One, first, Paleolithic Age. Paleolithic Age. First, Paleolithic Age. Okay, just I would like to throw light on each phase of the Stone Age in separately. अलग तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, सबको अलग अलग, सबके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देंगे. Let us know first Stone Age. It means in this period, a stone was very important for the human being. In this age of a stone had much importance in the life of human being. For safety, it was the house, उनका घर भी था. It was the implements, दोनों था. मानव सभ्यता का इतिहास में जो फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट फेज था, फर्स्ट पीरियड था, उसको हम कहते हैं पाषाण काल. पाषाण काल इसलिए कहा गया, नाम इसलिए दिया गया, दिस नेम वॉज गिवन, कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर में, इन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, नॉट सॉइल, मिट्टी नहीं, स्टोन प्लेड इफेक्टिव रोल इन देयर लाइफ. आपके दिमाग में आना चाहिए, इंटरव्यू में सवाल आ सकता है कि व्हाई दिस एज केम टू बी नॉन एज स्टोन एज, व्हाई स्टोन वाज गिवन टू द नेम. यह इंटरव्यू में सवाल आ सकता है, इस काल को स्टोन एज क्यों कहा जाता है, स्टोन एज इसका नाम क्यों दिया गया, क्यों नहीं कहा गया सॉइल एज या प्लांट एज, कुछ भी कहा जा सकता था.
स्टोन इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल के सिविलाइजेशन में, मानव के जीवन में, ह्यूमन लाइफ में स्टोन का बहुत बड़ा महत्व था। क्यों? नंबर वन, एक्सट्रीम कोल्ड से, उस समय इतनी ठंडी थी, आइस एज था, बर्फ युग था। उस काल में मानव अपने को बचाने के लिए पहाड़ के कंदराओं में छिप जाता था, उसी में रहता था, गुफाओं में रहता था, उसी से मानव सुरक्षित होता था। दूसरी बात, अपने हथियार को शिकार करने के लिए, पेड़ काटने के लिए, उसके छिलके उतारने के लिए, गाड़ने के लिए, इन सब के लिए जो उसका औजार था, दैट वाज स्टोन, वो भी पत्थर था। यानी रहने के लिए भी पत्थर और काम करने के लिए भी पत्थर। एंड दैट्स व्हाई दिस फेज केम टू बी नॉन पॉपुलरली एज ए स्टोन एज, बिकॉज स्टोन वाज डिसाइसिव इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन इंडिया। मानव के भारत में विकास की यात्रा में स्टोन का अत्यधिक महत्व था और इसलिए कहा गया इट वाज स्टोन एज, नॉट ए सॉइल। मिट्टी नहीं, मिट्टी तो बाद में बना। सिंधु घाटी सभ्यता में आकर के सॉइल बिकेम इंपॉर्टेंट वंस द मैन बिकेम कल्टिवेटर। यस, जब मानव खेती करेगा भैया, तब जाकर के सॉइल का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि हम फसल को जो है पत्थरों पर नहीं उगा सकते, नहीं लगा सकते। सो ओनली न्यूलिथिक एज, only in the Neolithic age, soil started becoming important in the life of the people. Before this, a stone was there. It's okay. Now, let us see one by one. The first stage of human civilization is known as पेलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। यहीं से मानव सभ्यता का विकास शुरू होता है। फ्रॉम दिस फेज द ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग। दिस फेज ऑफ हिस्ट्री कवर्स ए लॉन्ग पीरियड of nearly 6 lakhs BC to 10,000 BC। इसका जो समय है, पूरा पाषाण काल का जो समय है, वो 6 lakhs BC से लेकर 6 lakhs BC से लेकर इसका समय है 10,000 BC। 10,000 BC इतना लंबा समय है। जो पूरा पाषाण काल है बच्चों, उसका समय बहुत लंबा है। लगभग 6 लाख BC से लेकर 10,000 BC का समय है। यानी आज से 6 लाख BC पहले यह शुरू हुआ और यह 10,000 BC तक कंटिन्यू रहा। इसके बीच में यह पूरा क्या था? इट वॉज पेलियोलिथिक एज, यह था पूरा पाषाण काल। ध्यान देना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात कि पेलियोलिथिक को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। दिस फेज was also classified by historian into 3 different phases। 3 different phases। इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। One is early Paleolithic age, second is middle Paleolithic age,
Paleolithic age, and third is later Paleolithic age. Paleolithic age, इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया। जो पहला भाग है वो अर्ली हो गया, अर्ली पेलियोलिथिक, दूसरा हो गया मिडिल पेलियोलिथिक, और तीसरा हो गया लेटर पेलियोलिथिक। तीन भागों में बांट दिया गया अध्ययन के सुविधा के लिए। ठीक है बच्चों, आप देखिए, मैंने कहा इट्स टाइम वाज फ्रॉम 6 lakhs BC up to 10,000 BC. In this time, the whole civilization was based on not cultivation, not domestication, but on only hunting, fishing, etc. So just you have knew the time of the Paleolithic age. Now, come to the second point. It's geographical expansion. Geographical expansion of Paleolithic age यानी पूरा पाषाण काल का भौगोलिक विस्तार क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, ध्यान दीजिए। This civilization, this phase came into existence in the region like Sohan Valley, today in Pakistan, Sohan Valley, Belan Valley, Uttar Pradesh, in southern Uttar Pradesh, southern UP, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर, इलाहाबाद। नंबर 3, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, लाइक भीमबेटका। Similarly, the Thar region, Rajasthan, Gujarat, and South India also, and in the South India also, like Andhra, like Karnataka, like Maharashtra, etc. यानी पूरा पाषाण काल का आपने देखा भौगोलिक विस्तार देखा कि पाकिस्तान में सोहन वैली हो गया, ये दक्षिण उत्तर प्रदेश में बेलन वैली हो गया, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया हो गया भीमबेटका, थार रीजन राजस्थान हो गया, गुजरात और साउथ इंडिया में भी इसका विस्तार हुआ है। ओके, नेक्स्ट, the main implements of
Paleolithic age, Paleolithic age, Paleolithic age, and then the main occupation of Paleolithic age, यानी पूरा पाषाण काल में लोगों का मुख्य औजार क्या था, मुख्य औजार क्या था, और ऑक्यूपेशन का मतलब उनका पेशा क्या था, करते क्या थे, उनका पेशा क्या था। इस काल में देखोगे जो मुख्य औजार है, द मेन इंप्लीमेंट्स वेयर हैंडेक्स, हैंडेक्स हो गया जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, इसके बाद क्लीवर, क्लीवर हो गया, इसके बाद स्क्रैपर, स्क्रैपर हो गया, इसके बाद चॉपर, चॉपर हो गया। ये सब औजार के नाम हैं। These are the names of implements used by them, and all these implements were made of a very hard stone, quartzite। ये जितने औजार है आप देखोगे ये क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे। ये सारे के सारे कैसे बनते थे? क्वार्टजाइट पत्थर से बनते थे। All these were made of a hard stone, quartzite, क्वार्टजाइट से बनते थे, ध्यान देना। And they were unpolished, they were unpolished, unrefined, and unrefined, rough, not well, not well। ये जितने इंप्लीमेंट्स हैं, जितने औजार हैं, ये क्वार्टजाइट नामक पत्थर से बनते थे, और इनका जो बनावट था, जो हथियारों का शेप था, औजारों का जो शेप था, वह क्या था? अनपॉलिश्ड था, अनरिफाइंड, रफ, नॉट वेल। घटिया किस्म के ये सारे औजार थे। ये औजार जो है घटिया किस्म के थे, इनका शेप बहुत बढ़िया नहीं था, है ना। इसका मतलब साफ साफ है कि इन दिस टाइम दो द मैन वाज मेकिंग देयर इंप्लीमेंट्स बट they were not skilled, they were not skilled enough to create refined or polished implements of stone। लेकिन इस समय उनका दिमाग इतना विकसित नहीं था, वो कुशल नहीं थे, not skilled to make refined implements, बेहतर औजार बनाने में सक्षम नहीं थे। Since it was the beginning, यह तो शुरुआती दौर था, so it was inevitable, ऐसा होना ही होना था। तो बच्चों ध्यान रखना दो तीन बातों को। पूरा पाषाण काल के लोग जिन औजारों का प्रयोग करते थे, वे सारे औजार पत्थरों से बनते थे, और जिस पत्थर से बनते थे उसका नाम है क्वार्टजाइट, उसका नाम है क्वार्टजाइट, नाम है क्वार्टजाइट, जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हार्ड स्टोन होता है, बहुत कठोर जो है यह चट्टान होता है, कठोर पत्थर होता है। पहली बात। दूसरी बात याद करना है कि इनके हथियार जो है वो सुडौल नहीं थे, वो बेहतर नहीं थे, अनपॉलिश थे, भद्दे थे। और तीसरी बात याद करना है आपको कि इन हथियारों का प्रयोग वे लोग कहां कहां करते थे? इन हथियारों का प्रयोग वो लोग हंटिंग में करते थे, शिकार करने में, कटिंग में करते थे, पेड़ को काटने में, डिगिंग में करते थे, गाड़ने में, गाड़ने में। इन इंप्लीमेंट्स का प्रयोग इस काल के मानव कहां कहां करता था? हंटिंग, शिकार करने में करता था, कटिंग, पेड़ को काटने में करता था, डिगिंग, उसको गाड़ने में करता था।
या किसी पेड़ के छिलका जो उसका कवर होता है उसको उतारने में करता था, है ना। इनका जो है इन औजारों का प्रयोग इन्हीं क्रियाओं में किया जाता था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट वेयर दी मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीरियड। इस काल के लोग करते क्या थे, उनका लाइफ कैसा था। ध्यान देना बच्चों, इस काल के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था, उसमें पहला ऑक्यूपेशन है हंटिंग करना। हंटिंग ऑफ दी वाइल्ड एनिमल्स, यानी जंगली जानवरों का शिकार करना। फर्स्ट वाइल्ड एनिमल्स, उनका पहला जो उद्देश्य था हंटिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का शिकार करना पहला। उनका दूसरा उद्देश्य था, दूसरा पेशा था, ऑक्यूपेशन था फिशिंग, मछली पकड़ना। फिशिंग, मछली पकड़ना, दूसरा था मछली पकड़ना। ठीक है, और उनका तीसरा ऑक्यूपेशन था क्या, फूड गैदरिंग्स, यानी जंगल से क्या करना, भोजन इकट्ठा करना। फूड गैदरिंग्स, जंगल से भोजन इकट्ठा करना। जंगल से क्या इकट्ठा करना, भोजन, खाद्यान्न इकट्ठा करना। These are the main occupation of the people of this period. It means they did not know to make houses. उनको घर नहीं बनाने आता था, उन्हें घर बनाने का ज्ञान नहीं था। ओके, it means they were not knowing cultivation and domestication. उनको पशुपालन और कृषि का ज्ञान भी नहीं था। ओके, they were not knowing how to write. वे लोग लिखना भी नहीं जानते थे। सब मिलाकर के हम कह सकते हैं कि in this period the people just started their life. So whatever they did, it was not out of importance. It had its own importance. It had its own significance because it was the beginning. Okay. Now let us take the second phase of Stone Age. अब इसके बाद हम दूसरा फेज लेते हैं। मेसोलिथिक एज, जिसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, मीन्स इट वॉज ए इंटरमीडिएट स्टेज between Paleolithic and Neolithic. It was an intermediate stage between the Paleolithic and the Neolithic age. यानी यह पूरा पाषाण काल और नौ पाषाण काल के बीच का काल था। इंटरमीडिएट स्टेज, उसके बीच का काल था। It came into existence during 9000 BC to 4000 BC.
9000 to 4000 BC. Its time in India was from about 9000 BC to 4000 BC. जो मध्य पाषाण काल है भारत में, उसका विस्तार 9000 BC से लेकर 4000 BC के आसपास होता है, दोनों के बीच होता है, 9000 से 4000 के बीच, ध्यान देना। नेक्स्ट, इट्स ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, इसका भौगोलिक विस्तार। इट्स ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, इसका भौगोलिक विस्तार। लाइक पेलियोलिथिक एज, like Paleolithic age, Mesolithic also came to be expanded, came into existence in different parts of India. पूरा पाषाण काल की तरह मध्य पाषाण काल का विकास भी भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ओके, राइट। जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, साउथ इंडिया हो गया, इसका भी जो है विस्तार भारत के कई क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, इट्स मेन इंप्लीमेंट्स, इस काल के मुख्य औजार, मेन इंप्लीमेंट्स। आप देखोगे कि इन दिस पीरियड द इंप्लीमेंट्स बिकेम स्मॉल। इस काल में जो उनके औजार हैं वो छोटे छोटे होने लगे। स्मॉल इंप्लीमेंट्स, यूज ऑफ small and polished implements, and this is known as microlith. This is known as microlith. This is known as microlith. microlith, ध्यान देना। इस एज में देखोगे बच्चों कि ह्यूमन बीइंग ने जो औजार बनाया वह औजार अब छोटे होने लगे। जैसे मान लो ये कुल्हाड़ी हो गया, ये कुल्हाड़ी हो गया, तो इतना बड़ा कुल्हाड़ी मानव ने जब बनाया तो इसको मान लेते हैं कि इट वॉज मेड ड्यूरिंग पेलियोलिथिक एज। हम मान लेते हैं कि इसका जो बना होगा, इसका निर्माण जो हुआ होगा वो पूरा पाषाण काल में हुआ, इसलिए लंबा है। लेकिन जब यहां आते हैं, मेसोलिथिक में आते हैं, तो द सेम इंडेक्स बिकेम स्मॉल इन नेचर। अब ये छोटा हो गया, ये कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, छोटा हो गया, ताकि हाथ में आराम से पकड़ में आ सके। ये छोटा हो गया। और पहले क्या था, अनपॉलिश्ड था, अनपॉलिश्ड था। बिफोर मेसोलिथिक इट वाज अनपॉलिश्ड एंड नाउ बिकेम पॉलिश्ड। अब क्या हो गया, पॉलिश हो गया। पहले रफ था, अब ज्यादा बेहतर हो गया। तो ऐसे औजारों को कहा जाता है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, तो याद रखना, a special name given to the implements of Mesolithic age is microlith. Microlith, इसमें देखोगे कि जो माइक्रो शब्द है, माइक्रो, इसका मतलब होता है स्मॉल होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और लिथ का मतलब होता है, लिथी का मतलब होता है स्टोन। लिथी का क्या होता है, स्टोन होता है। लिथिक मीन्स स्टोन, माइक्रो मीन्स स्मॉल। इट मीन्स a small stone. It means a small stone. So in this period the implements became small in nature. ये छोटे छोटे बनने लगे, ध्यान रखना। That is known as
Microlith. Now, let us see the main occupation of this period. इस काल के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या था, यानी ये करते क्या थे, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ध्यान देना. In this period also, the man was hunting the wild animal. Man was also fishing. Man was also gathering food gatherings. But now, a new profession, a new occupation came to emerge in this period for the first time. And this is known as domestication. Example, Bagor in Rajasthan, Adamgarh in Madhya Pradesh. The earliest example, the earliest evidence of domestication in India. आप देखोगे बच्चों कि मेसोलिथिक एज में एक नया ऑक्यूपेशन जुड़ गया. पहले क्या था, मैंने कहा कि पूरा पाषाण काल में यानी पेलियोलिथिक एज में ह्यूमन बीइंग क्या करता था, हंटिंग, शिकार करता था, फिशिंग, मछली पकड़ता था, और जंगलों से क्या करता था, फूड गैदरिंग करता था, यानी भोजन इकट्ठा करता था. जब हम मेसोलिथिक एज में आते हैं तो इस एज में भी मानव तीनों काम को करता है. मीन्स इन दिस टाइम ऑल्सो मैन डिड नॉट लिव ऑल द थ्री ऑक्यूपेशन, ऑल द थ्री कंटिन्यूड, ये तीनों जारी रहा, बट दे आल्सो अडॉप्टेड ए न्यू प्रोफेशन. तीनों जारी रहा, एक नया आ गया और वो था डोमेस्टिकेशन, यानी मानव अब डोमेस्टिकेशन भी करना शुरू कर दिया. अब केवल पशुओं को मारता नहीं है बल्कि उनको पालना भी शुरू कर दिया. और ध्यान रखना, पूरे इंडिया में सबसे पहले डोमेस्टिकेशन का एविडेंस हमें मिलता है बागौर, ये कहां पर है, राजस्थान में, और आदमगढ़ ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में. ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रश्न ऐसे कर सकता है कि फ्रॉम वेयर वी गेट द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन इन इंडिया. भारत में पशुपालन का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है और किस टाइम का है, तो उत्तर होगा बागौर, आदमगढ़. इट बिलोंग्स टू मेसोलिथिक एज. ओके, so my dear, your time is over today and let us proceed further tomorrow. Okay, thank you. Jai Hind.